नमस्कार मित्रों। जब भी कभी आस पड़ोस पर नज़र डालते हैं तो उस समय दो तरह की अनुभूतियां हमारे अंदर जागती हैं। एक अनुभूति यह भी है कि पड़ोस में अगर अशांति हो तो उससे हमेशा डर लगता है कि पड़ोसी अगर कमज़ोर है तो वह अपनी कमज़ोरी पर पर्दा डालने के लिए या उससे उभरने के लिए कुछ न कुछ ऐसा खेल खेलता है। उसका मकसद ये होता है कि वो अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डाल सके, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक अपने ही देश पर पड़ता है। ऐसा कोई भी कदम आत्महत्या के समान भी माना जाता है। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, आपने कई बार देखा वहाँ उथल पुथल हुई, और जब भी उथल पुथल हुई वहाँ पर ये आशंकाएँ बाकायदा बनी रही कि अब ये एक नया मोर्चा भारत पर आक्रमण के रूप में खोलेंगे ताकि अपने लोगों का ध्यान वहाँ की समस्याओं से हटाया जा सके। और ऐसी समस्या जो है ये बाकी देशों के साथ भी रही है। हमारे पड़ोस में काफ़ी अशांति रही है। हमें एक लोकतंत्र की आदत बन गई है। ये हमारे दूरदर्शी नेताओं का एक स्वभाव मानिए कि उन्होंने हमें आरंभ से ही लोकतंत्र की एक आदत डाल दी। बीच में एक व्यवधान आया था 2 वर्ष के लिए आपातकाल का, और उसके बाद फिर उसको जिन्होंने लागू किया था आपातकाल, उन्हीं लोगों को वो आपातकाल वापस लेने पर विवश होना पड़ा, और देश में फिर वही लोकतंत्र की जो है व्यवस्था उसको बहाल करना पड़ा। और बहाली के बाद ठीक है कि लोगों ने, जनमत ने उनको दंडित भी किया, ये बात अलग है, और वो जानते भी थे कि दंडित हम होंगे। लेकिन वो समझ में आ गया था 2 वर्ष की अवधि में कि अंततः इस देश में अलोकतांत्रिक परंपरा नाम की चीज़ को चलाए रखना संभव ही नहीं है। नेपाल में देख लीजिए, वहाँ बदलाव वहाँ भी आए, वहाँ के नरेश की हत्या हुई, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ऐसी उथल पुथल वहाँ भी रही, और उसका परिणाम ये निकला कि वो नेपाल जो किसी समय में पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे था, उसे बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। और वहाँ के राजनैतिक नेतृत्व को बहुत सारे मामलों में चीन की मदद भी लेनी पड़ी, जो आज उनके लिए ही, उनके वहाँ लोकतंत्र के विकास के लिए एक संकटपूर्ण स्थिति वो भी कभी कभी पैदा कर देती। बांग्लादेश आप जानते हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन संस्थापक शेख मुजीब की हत्या ने वहाँ पर भी लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उन पर चोट गहरी की। अब अगर श्रीलंका में जब जो स्थिति आई है कि वहाँ के आम आदमी के पास कुछ भी नहीं है, और आम आदमी सिर्फ अपना रोष और अपना क्षोभ व्यक्त करने के लिए भी छुट्टी वाला दिन चुनने को विवश हो जाता है कि अगर छुट्टी वाले दिन ही कर सकता है, किसी और दिन वो क्षोभ व्यक्त करने के लिए एक स्थान पर एकत्र भी वहाँ के लोग नहीं हो पाते। इसलिए पिछले शनिवार और रविवार वहाँ जो तबाही मची, उसने बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों के सामने बड़ी चुनौतियाँ खड़ी की, और आम आदमी ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्ज़ा किया। वहाँ के जो नहाने के तालाब थे, स्विमिंग पूल राष्ट्रपति के, पहली बार उन्होंने देखा कि ये स्विमिंग पूल के नाम से इस तरह भी नहाया जा सकता है, और वो लोग उसमें कूद गए। आम आदमी, गली मोहल्लों के आदमी नाराज़ थे। उन्होंने जीवन में इतना सुख ऐश्वर्य इसकी सिर्फ कल्पना की थी, और जब गद्दों पर बैठकर वो झूले बेडरूम्स में जाकर, तो उनको एक अलग सी अनुभूति हुई, और साथ में एक हिकारत भी पैदा हुई कि राजनेता जो चुने गए, जो जिन लोगों को हमने चुना, वो इतनी ऐश्वर्य वाली ज़िंदगी काट रहे थे, और हम लोग जिन्होंने उनको बनाया, जो उनके निर्माता थे लोकतंत्र के, एक मतदाता होने के नाते हम लोग इतने मजबूर हो चुके थे कि हमारे लिए 2 समय की रोटी का बंदोबस्त करना भी असंभव हो गया था। और मित्रों, ये आर्थिक व्यवस्था बड़ी परेशान करती है। जब चरम पर चीज़ें आ जाती हैं तो उस वक्त कोई भी जीवन मूल्य या कोई भी राजनीतिक मूल्य सामने कोई भी महत्व नहीं रखता। उसमें संस्कृति है, चाहे कला है, चाहे साहित्य है, सब कुछ हाशिए पे
धकेल दिया जाता है और लोग अराजक स्थिति में आकर ऐसे कदम उठाते हैं जैसे वहाँ के लोगों ने उठाए। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है जिससे गुजरना कोई आसान नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोग मजबूर हो गए थे, क्या करें, कोई चारा नहीं था। और राजपक्षे जो वहाँ पर सत्तारूढ़ थे, काफ़ी समय से वो परिवार सत्तारूढ़ था। उस परिवार का कोई सदस्य मंत्रिमंडल में है, तो कोई राष्ट्रपति है, तो कोई उप प्रधानमंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है। अधिकांश पदों पर उसी परिवार का कब्जा। अब ये स्थिति जो है, ये हमेशा जो परिवार कब्ज़े करता है इस तरह से, उसके लिए भी जीनी ये मुश्किल हो जाती है। और फिर होता क्या है कि वे लोग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए तरह तरह के लोभ संवरण नहीं कर पाते, अपना घर भी भरते हैं और इस बात की लोकप्रिय मन लुभावनी घोषणाएं भी कर देते हैं कि हम ये क्रांति ला देंगे, वो क्रांति ला देंगे, ज़िंदगी बदल देंगे लोगों की। और उसके परिणाम ये निकले कि लोग अराजक हो गए, क्योंकि कोई भी मन लुभावनी घोषणाएं कभी भी सार्थक नहीं हो पाती किसी विकासशील देश के लिए। श्रीलंका की आय के दो ही साधन रहे हैं, एक पर्यटन और दूसरा साधन उनकी रही है खेती, उत्पादन। अब वहाँ पर जब ये ऑर्गेनिक खेती की सनक नेताओं के सिर पे सवार हुई, उन्होंने दुनिया की मार्केट देखी, दुनिया का बाज़ार देखा, लेकिन अपने लोगों के पेट नहीं देखे। तब हुआ ये कि ऑर्गेनिक खेती जो है उसको कोरोना काल में वैसे मुश्किल हो गया, ना उसकी मार्केटिंग हो पाई, ना उसका उत्पादन उस गति से हो पाया। और दुनिया भर से जो रासायनिक जो सामग्री खरीदते थे, खाद है, अन्य उत्पाद जो है वो खरीदे जाते थे, उनकी ख़रीद भी बंद हो गई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पर ये चीज़ें बिकती हैं। और जब ये सारी स्थिति ऐसी संकटपूर्ण स्थिति हुई तो उससे दो परिणाम निकले कि ऑर्गेनिक खेती का व्यापार नहीं कर पाए और उत्पादन कृषि के क्षेत्र में इतना भी नहीं कर पाए कि अपने लोगों के पेट भर सके। बाहर से अनाज मंगवा कर आप कब तक ज़िंदा रहेंगे, इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। और कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो है बिना शर्त के, बिना किसी समझौते के या बिना किसी कंप्रोमाइज़ के कोई भी सरकार क्यों देगी। चलिए, ये दोनों पर्यटन जो है वो कोरोना ने खा लिया। कोरोना काल में पर्यटन वहाँ का तबाह हो गया। जो सौंदर्य था प्राकृतिक, या वहाँ के जो बीच थे, वहाँ के समुद्री किनारे थे, वहाँ पर लोग जो जाते थे बहुत चाव से, वो सारा का सारा आकर्षण भी ये देश खो बैठा। दो संकट खड़े हो गए एक साथ। तीसरा कोरोना ने बेरोज़गारी पैदा कर दी। मिला जुला के देश को पूरी तरह से अपनी चंगुल में आर्थिक समस्याओं ने ले लिया और वहाँ के लोग मजबूर हो गए कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि इन वर्तमान नेताओं की जुंडली को हटाया जाए और इनके बदले जन नेतृत्व या कोई सुदक्ष प्रशिक्षित लोग आगे आएँ ताकि देश को संभाला जा सके। और इसी अराजक स्थिति में, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तो रही नहीं, इतना ज़रूर था कि फिर भी पुराने लोगों ने इस बात की मर्यादा रखी कि यदि कहीं राजपक्षे परिवार या जाते जाते जो भी सत्ताधीश थे, अगर वो सेना को खुली छुट्टी दे देते कि आप हमारी रक्षा करो और लोगों पर गोलियां चला दो, ऐसी स्थिति उस देश के लिए और भी ख़तरनाक होती। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा संयम बरता, सिर्फ इतिहास शायद इनके 100 गुना माफ़ कर दे। अगर वो संयम भी खो बैठते सत्ता पक्ष के लोग, तो आम व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति, जब वो सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में जब मरने पर मजबूर हो जाता, तब स्थितियां और भी ज़्यादा विकट हो जाती। और इन परिस्थितियों से बचना जो है, उससे उबरने में न जाने कितनी सदियां लग जाती, कितने दशक लग जाते, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ये अराजक स्थिति में जो मार काट मचती है, उससे उबरना काफ़ी टेढ़ा काम होता है। हम लोग 77 वर्ष के बाद भी विभाजन की विभीषिका से अब तक मुक्त नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं और पूरे का पूरा इतिहास का जो चेहरा है उसको विकृत बना देती हैं। और ये सबक बहुत सारा श्रीलंका की परिस्थितियों ने
हमें भी दिया है और अन्य देशों को भी दिया है कि सिर्फ मन लुभावनी घोषणाओं से ज़िंदगी नहीं चलती, किसी भी देश की ज़िंदगी। अगर राष्ट्रवाद भी चाहिए तो राष्ट्रवाद के लिए भी आपको संतुलित बर्ताव करना पड़ता है। और ये अब भारत अगर सहायता कर रहा है तो भी वहाँ से जो कुछ तत्व जो भारत विरोधी हैं आराम से वो आपत्तियाँ उठा रहे हैं। जी भारत कोई बिना लालच के थोड़ा ही हमारी मदद कर रहा है। मदद भी मिले तो उस पर भी उनकी दृष्टि संदेहास्पद हो जाती है। और भारत के लिए ये मजबूरी है कि अगर पड़ोस में इस तरह की स्थिति पैदा होगी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या उसको नियंत्रण में लाने के लिए भारत हस्तक्षेप नहीं करता, मदद नहीं करता वहाँ के लोगों की, तो उसका इस संकट का लाभ चीन जैसे वे देश उठाएंगे जिन्होंने बाकी अपने आसपास के बहुत सारे देशों का शोषण किया है। तो हमारी व्यवस्था भी है और हमारा मानवीय धर्म भी, क्योंकि हम सांस्कृतिक दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका के साथ जो जुड़ाव हमारा है वो किसी भी अन्य देश का नहीं है। तो मित्रों, स्थितियाँ आपके सामने हैं, अभी क्या मोड़ लेती हैं परिस्थितियाँ देखना पड़ेगा। धन्यवाद।